नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, मतलब कुछ अलग नहीं, हमने कल के सेशन में जो देखा है अटॉर्नी जनरल, वो अटॉर्नी जनरल एक पोस्ट ये सेंट्रल के लिए है। जैसे कैग हमने देखा है, तो कैग ऐसा सेंट्रल और स्टेट के लिए अलग अलग पोस्ट नहीं है, वो एक ही पोस्ट है, एक ही मैकेनिज्म है। लेकिन अगर हम लोग हेड ऑफ द जिसको हम लोग कहेंगे कि लीगल एडवाइज़र, जिसको हम लोग कहेंगे लीगल डिपार्टमेंट का, तो सेंट्रल के लिए अलग पोस्ट और स्टेट के लिए अलग पोस्ट, और वो अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि जैसे लगभग सुप्रीम कोर्ट में जो मैक्सिमम केसेस जाते हैं वो केसेस स्टेट वर्सेस सेंट्रल रहते हैं। अब उसमें हमने अगर दोनों का लॉयर एक ही रख दिया तो कैसा हो जाएगा काम, है ना। तो इसलिए स्टेट का अलग और सेंट्रल का अलग, सारे प्रोविज़न सेम है। कल हमने जो पढ़ा है ना, सारी चीज़ें वही है, बस जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट लागू होते हैं कल की इसमें, वहाँ आज गवर्नर लागू हो गए। इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट जैसे वैसे हमें करना है। अगर हम लोग वही अपॉइंटमेंट रूल एंड फंक्शन देखेंगे तो ऑफकोर्स हम लोग अटॉर्नी जनरल मतलब एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं स्टेट की, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, और इनका अपॉइंटमेंट बिल्कुल उस स्टेट के जो है वो गवर्नर की तरफ से होगा। कल जैसे प्रेसिडेंट कर रहे थे अटॉर्नी जनरल का, यहाँ स्टेट की बात है तो गवर्नर करेंगे। क्वालिफिकेशन, तो कल याद करो हमने जो क्वालिफिकेशन देखा, तो वो क्वालिफिकेशन ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो क्वालिफिकेशन लगता है वही अटॉर्नी जनरल के लिए लगेगा। अब यह बात स्टेट की हो रही है, वहाँ अगर सेंट्रल के टाइम पे अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को जो क्वालिफिकेशन लग रहा था वो हमने मांगा है, तो यहाँ लगभग हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सेम हाई कोर्ट का जज होने के लिए जो क्वालिफिकेशन लगता है, बस सेम क्वालिफिकेशन आपको स्टेट का अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट ऑफ, है ना, जनरल होने के लिए लगेगा। फिक्स नहीं है, वो पूरा का पूरा गवर्नर के ऊपर डिपेंडेबल है, और गवर्नर के ऊपर भी डिपेंड है। मतलब वो मामला क्या है, कैबिनेट अगर चेंज हुआ तो स्टेट का अटॉर्नी जनरल भी चेंज होगा। जब तक वो कैबिनेट है तब तक तो वो रहेगा। 5 साल के पहले अगर डिसोल्यूशन होता है तो बिल्कुल यहाँ पे ये भी आपको पोस्ट चेंज होते हुए दिखेंगे। रेम्यूनरेशन, सैलरी, अलाउंसेस भी फिक्स नहीं है। जैसे कल प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहे थे, सेम यहाँ पे गवर्नर डिसाइड करते हैं। इसके अलावा ड्यूटीज़ एंड फंक्शन सेम एज इट इज़, कल की जो ड्यूटीज़ हमने देखे थे सेम यहाँ पे ड्यूटीज़ रहेंगे, बस स्टेट को लेके रहेंगे। जैसे टू गिव एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ लीगल मैटर्स, मतलब स्टेट के कोई भी केसेस जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चलाने का काम जो है वो स्टेट के अटॉर्नी जनरल करेंगे, लीगल एडवाइस देंगे स्टेट को। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम हर बाय द गवर्नर, कल यहाँ पे बस जो वर्ड था वो था प्रेसिडेंट, यहाँ पे गवर्नर है क्योंकि काम तो सेम ही है। इसके अलावा टू डिस्चार्ज द फंक्शन कंफर्ट ऑन हिम हर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एनी लॉ, जो संविधान ने उनके ऊपर काम सौंपा है वो काम करना वो उनका ड्यूटी है। तो कल जो बातें थी बस सेम ही है, कुछ खास अलग नहीं है। रही बात राइट्स एंड लिमिटेशंस की, तो जो स्टेट के एडवोकेट जनरल है वो भी स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस में बिल्कुल आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, डिबेट डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं। वो उस असेंबली की किसी कमेटी के मेंबर भी रह सकते हैं, बस वो वोट नहीं कर सकते। बस कल जो हमने देखा बस एज इट इज़ है, कुछ अलग नहीं। इसके अलावा स्टेट एजी जो है स्टेट को एंजॉय ऑल द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। कल जैसे हमने देखा था कि एमपीज को जो भी वो मिलता है इम्यूनिटीज़ वो एजी को मिलता है, सेम यहाँ पे जितने इम्यूनिटीज़ ये स्टेट असेंबली के मेंबर्स को है ये इन्हें भी हो गए। क्लियर, ठीक है। तो एज इट इज़ ये कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन फिर भी इसको आप आराम से बाद में लिखते रहना नहीं है। सेम 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 वो भी अपना कर सकते हैं, अदर हाई कोर्ट में वो एज अ एडवोकेट या फिर लॉयर काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी के बारे में हमने इसके पहले काफ़ी बार डिस्कशन किया है। सीवीसी ये करप्शन को रोकने के लिए सबसे अपेक्स बॉडी है, और सीवीसी के अंडर में एक्चुअली फिर जो इंक्वायरी और सारा जो एग्जामाइन करने का जो काम करने वाला जो बॉडी दिखेगा वो रहेगा सीबीआई। अब सीवीसी कब से आई है, जब सीवीसी नहीं थे तो पहले क्या था क्या नहीं, पहले उसे हम लोग सोचते हैं समझते हैं। करप्शन और करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमने लगभग 1941 में एक नया यूनिट इंडिया में लाया था जिसको हम लोग कहते हैं कि स्पेशल पुलिस फोर्स ऑफ दिल्ली। और वो जो स्पेशल पुलिस फोर्स था दिल्ली का, उन्हें ये राइट्स थे कि वो
मिनिस्टर्स या फिर जो ऑफिसर्स है उनके तरफ से जो भी करप्शंस होते हैं या हो सकते हैं उसे रोकने की कोशिश करना। लेकिन ठीक है, हम 1941 की बात कर रहे हैं तो 1941 मतलब ये तो आज़ादी के पहले का सिलसिला हो गया। आज़ादी के बाद क्या, तो आज़ादी के बाद हमें एक अच्छा, जिसको हम लोग कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में रखना ज़रूरी हो गया था, और इसी कारण बाद में लगभग 70 के डिकेड में हमें सीवीसी जो है वो क्रिएट होते हुए दिखता है। सीवीसी को लेके अगर हम लोग रिकमेंडेशन देखें तो सीवीसी की वैसे इस्टेब्लिशमेंट है 1964 को। कमिटी अपॉइंट हुई थी संथानम कमिटी, और संथानम कमिटी ने इसे सजेस्ट किया था कि बिल्कुल एक अपेक्स बॉडी रहना चाहिए जो करप्शन रोकने का काम करेगा। जब ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1964, तब ये बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होगा और क्या नहीं होगा, पहला उसे समझते हैं। पहली बात, हमने जैसे जब ये टॉपिक को शुरू किया तो हमने देखा कि भाई देखो, कुछ बॉडीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो सकती है या फिर कुछ जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। अब जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो रहते हैं उसमें से कुछ बॉडीज़ ये स्टैट्यूटरीज बॉडी रह सकते हैं, या कुछ बॉडीज़ जो है वो नॉन स्टैट्यूटरीज है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस बॉडी को लेके प्रोविज़न है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस बॉडी का प्रोविज़न नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन उसके जो दो पार्ट पड़ रहे हैं कि एक तो वो स्टैट्यूटरी रहेंगे या फिर नॉन स्टैट्यूटरी। अगर वो बॉडी स्टैट्यूटरी है तो उसके लिए बाकायदा एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया हुआ है। पार्लियामेंट ने एक बिल लाया था, प्रोविज़न लाया था, एक एक्ट बनाया, और वो एक्ट एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन को फुल पावर्स देता है, उनके फंक्शन जो है वो डिसाइड करता है। जैसे एग्जांपल लेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक्ट 1993 में आया, तो उसका क्या कंपोजिशन रहेगा, फंक्शंस रहेगा, रोल रहेंगे, लिमिटेशंस रहेंगे, वो सारा कुछ उस एक्ट में है। तो उस बॉडी को काम करने का पावर कहाँ से मिल रहा है, तो एक्ट से। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, पार्लियामेंट में हमें एक रेजोल्यूशन लाना पड़ा, बिल पास करना पड़ा, एक एक्ट बनाना पड़ा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स बने हैं, उस एक्ट्स के जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस उन्हें पावर्स देते हैं, तो उन सारे बॉडीज को हम लोग कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आज दिख तो रहे हैं, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको पावर्स देने के लिए कोई खास एक्ट नहीं है। एक तो वो किसी और एक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं या फिर वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई एक्ट नहीं। उनको हम सबको कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरीज बॉडी। जैसे एग्जांपल लेंगे, इसको हम लोग देख रहे हैं कि 1964 में ये बॉडी इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन इस बॉडी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 2003 को। उसके पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं। तो जब तक ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी तब तक फिर ये जो सीवीसी है इसको किसके पावर्स मिलते थे तो ये काम करता था। तो अभी हमने बात किया, एक यूनिट था 1941 को जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल फोर्स ऑफ दिल्ली पुलिस। अब वो जो स्पेशल फोर्स था, जब 1942 में वो आया तो उसके लिए एक एक्ट तो बना होगा ना। तो इनका जो एक्ट था जिससे इनको पावर्स मिलते थे, बस इन्हीं के पावर्स या इन्हीं के एक्ट से सीवीसी 2003 तक काम करती थी। लेकिन 2003 में बाकायदा पार्लियामेंट ने सीवीसी के लिए एक अलग एक्ट लाया, एक्ट पास हुआ, तब जाके हम लोग कहेंगे कि 2003 में इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला है, स्टेटस मिला है। अब क्लियर, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी। और एक एग्जांपल लूंगा क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में फिर इसके ऊपर डिस्कशन होता है। जैसे प्लानिंग कमीशन जो एक कमीशन है, अब है तो वो भी कमीशन। आज प्लानिंग कमीशन को हम लोग प्लानिंग कमीशन नहीं कहते, हम लोग नीति कमीशन कहते हैं। तो आज नीति कमीशन कहो या फिर प्लानिंग कमीशन कहो, जो पहले था वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और उसी के साथ साथ एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसका कोई एक्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो अपने हिसाब से अपने हवा में चलता है, ठीक है। लेकिन बाकायदा एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको आधार दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट एक्ट है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ, ठीक। तो 2003 से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हमें दिखता है, ठीक है। चलो देन कंपोजिशन। अच्छा, कंपोजिशन के पहले अगर हम लोग इनका थोड़ा सा फ्रेमवर्क देखें काम क्या है, तो बड़ा सीधा सीधा मामला है, वो आएगा ही सामने। जितने मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, ऑफिसर्स हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करप्शन कर सकते हैं या फिर उनकी तरफ से करप्शन हुआ है, तो उसकी जांच पड़ताल करना, ये काम सीवीसी का। और ये सबसे अपेक्स बॉडी है, इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं है। और
करप्शन को लेके काम करने के लिए ये बॉडी सबसे ऊपर है। हम लोग सामने देखेंगे कि बेसिकली कहाँ कहाँ ये इंक्वायरी कर सकती है, लेकिन ये जो बॉडी हमें दिखती है जो करप्शन को लेके काम करती है, करप्शन रोकने का काम करती है, इस बॉडी का कंपोजिशन कैसा है? तो एक ये मल्टी मेंबर बॉडी या फिर मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हमें ये दिखेगा, जिसमें एक चेयरमैन हमें दिखेंगे और उसके अलावा 2 अदर मेंबर्स। जो चेयरमैन है उन्हें हम लोग कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और जो 2 मेंबर्स हैं उन्हें हम लोग नॉर्मली कहेंगे कि विजिलेंस कमिश्नर। अब यहाँ पे चीफ कमिश्नर रहे या फिर आप विजिलेंस कमिश्नर रहे, अदर कमिश्नर, सबका अपॉइंटमेंट ये प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन भले यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर से बात वही है कि प्रेसिडेंट अपने मन इच्छा मर्जी से तो करेंगे नहीं। एक एडवाइजरी बॉडी रहेगा, जो एडवाइजरी बॉडी प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे और उसके बाद फिर वो अपॉइंटमेंट करेंगे। तो उस एडवाइजरी बॉडी में एक चेयरमैन और बाकी 2 मेंबर्स अलग रहेंगे। यहाँ पे एज इट इज, जैसे हर बार अगर हम लोग एडवाइजरी बॉडी देखते हैं तो वहाँ पे कभी भी जो चेयरमैन रहेंगे वो लगभग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही रहेंगे। लेकिन मेंबर्स में यहाँ पे एक मेंबर है होम मिनिस्टर और दूसरे जो पर्सन है वो है लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के। इन्होंने जो रिकमेंड किया है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस हिसाब से जो है वो सामने वाले कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेंगे। एक बार इनका अपॉइंटमेंट हो गया तो इनका टर्म, अब यहाँ पे फिर से आपको एक अलग टर्म दिखेगा। आज तक आपने देखा है 6 और 65, 6 और 62, 5 और 65, 3 और 70, यहाँ पे है 4 साल या फिर उनके एज के 65 तक। और दूसरी बात की एक बार उनका ये जो टेन्योर है ये फिनिश हो गया तो वो इसके बाद किसी भी सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते। ठीक, जैसे हमने ये कहीं ना कहीं कंपल्शन कैग के ऊपर भी डाला है, हमने यूपीएससी के चेयरमैन के ऊपर भी डाला है, ये सेम कंपल्शन इनके ऊपर भी है कि ये एलिजिबल नहीं रहेंगे इसके बाद कहीं पे भी सर्विस देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनकी रिमूवल की बात करें तो रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट इस टाइम पे मतलब इनका रिमूवल करते समय ऑफकोर्स उसी तरीके से जिस तरीके से आज तक आपने देखा है, एक तो वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर वो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के लिए भी दे सकते हैं। डायरेक्टली करते हैं तो कुछ रीजंस उसके लिए चाहिए। रीजंस में हमने यूपीएससी स्टेट पीएससी के रीजन में हमने 3 रीजन देखे थे, उसके बाद के लगभग सारे कमीशंस में हमने 5 रीजंस देखे हैं, राइट। अब ये जो कमीशन है इसमें भी रीज़न 5 ही है, लेकिन एज इट इज़ पहले जैसे ही है ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस हमें मिलेंगे। जैसे फर्स्ट, इंसॉल्वेंट, मतलब वो बैंकरप्ट हो गए हों, ठीक है, तो उनको डायरेक्टली निकाला जा सकता है। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, अगर उन्होंने कुछ क्राइम किया है, उनके ऊपर केस चल गई, जेल हो गई, तो भी प्रेसिडेंट उस टाइम पे डायरेक्टली उनको निकालेंगे। एंगेज इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, पैसों के लिए उन्होंने अगर बाहर कहीं और काम किया है तो ये रीज़न तो सेम ही है जो इसके पहले भी हमने देखा है, तो भी इनके ऊपर एक्शन ली जाएंगी। अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस, मेंटली या फिजिकली अगर वो अनफिट है, प्रेसिडेंट अगर ये चाहते हैं कि अब वो काम नहीं कर पाए तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट उनका रिमूवल करेंगे। फिफ्थ, ये थोड़ा सा एक अलग सेंटेंस हमें मिलता है जो आज तक कमीशन में हमने नहीं देखा। एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्री जुडिशरी ऑफिशियल फंक्शंस, वो जिस पोस्ट को संभाल रहे हैं उस पोस्ट को या फिर उस काम को संभालने के लिए उनको कुछ तकलीफें आ रही है, या फिर हम लोग ये कहेंगे कि बाहर उनके जो भी पर्सनल मैटर्स हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हैं या फिर जो भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसका स्ट्रेस अगर यहाँ काम पे निकल रहा है और उसके कारण अगर काम नहीं हो रहा है तो भी प्रेसिडेंट उनका रिमूवल कर सकते हैं। ये अब तक का जितने हमने रीज़न देखे थे ये अलग रीज़न है, और ये रीज़न बस इसी कमीशन को लागू होता है और किसी कमीशन को लागू नहीं होता कि उनका जो भी बाहर पर्सनल इंटरेस्ट या फिर जो भी है बाहर चल रहा है उसका इफेक्ट अगर काम पे है तो भी प्रेसिडेंट उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अगर ये 5 रीज़न में से कुछ रीज़न है तो उनका रिमूवल डायरेक्टली हो सकता है, या अगर कुछ अलग रीज़न है और अलग रीज़न मतलब मिसबिहेवियर वाला रीज़न है तो उस टाइम पे फिर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के लिए जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करके अगर गिल्टी कहा तो ही फिर उनका जो है वो रिमूवल होगा। ये तो सेम है। और जिसे हम लोग मिसबिहेवियर कह रहे हैं उसका जो डेफिनेशन जो है वो भी सेम ही है
कि भाई उनका किसी भी सेंट्रल या स्टेट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, या फिर वो किसी कंपनी से किसी और तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो उसे मिसबिहेवियर कहा जाएगा। सैलरी, मजे की। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनकी सैलरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन इतना, और जो मेंबर्स हैं मतलब जो अदर चेयरमैन कमिश्नर हैं उनका सैलरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को मिलता जितना सैलरी है उतना रहेगा। जैसे यहाँ कंपोजिशन क्या है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा है, यहाँ पे हमें एक मेंबर मिलते हैं और एक चेयरमैन मिलते हैं और 2 मेंबर मिलते हैं। चेयरमैन कौन, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और जो मेंबर्स है वो कौन, उनको सिर्फ हम लोग कहते हैं विजिलेंस कमिश्नर। तो जो CV कमिश्नर है, विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मतलब जो चेयरमैन है, उन्हें सैलरी कितना मिलेगा, तो यूपीएससी के चेयरमैन को जितना सैलरी मिलता है उतना। और जो सिर्फ मेंबर है मतलब जो विजिलेंस कमिश्नर है, उनका सैलरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को जितना सैलरी मिलता है उतना। ठीक है, हाँ, तो अब इसको याद रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनका सैलरी कितना है। ठीक, चलो देन फंक्शंस, इनके रोल और फंक्शंस की बात। हाँ, कितना सैलरी उनका मेंशन नहीं किया, ठीक है। चलो फंक्शंस देखो, टू इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी आदेश दिए हैं कि भाई यहाँ इस डिपार्टमेंट, इस मिनिस्ट्री, ये पर्सन, ये पॉलिटिशियन, ये बिजनेसमैन, ये ऑफिसर, इसकी इंक्वायरी करना है इसके करप्शन को लेके, तो वो इंक्वायरी पूरा करने का काम इस बॉडी का। टू इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज और ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मामला वही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पास आउट जितने भी ऑफिसर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरी करने का काम ये CVC का ही है। अगर आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, मैंने आपको इसके ऊपर डिस्कशन किया होगा कि जब हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखा और थोड़ा उनके कामों के लिमिटेशंस हमने देखा, तो मैंने आपको कहा था, ये बात हुई है कि ईयरली रिपोर्ट यूपीएससी ये प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट ये पार्लियामेंट में रखता है। ऑफकोर्स उनके रिकमेंडेशन रहेंगे, कुछ डिमांड्स रहेंगे, लेकिन उन्होंने दिए हुए रिकमेंडेशन मानना ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे मैंडेटरी नहीं है। फिर वहाँ पे हमने क्वेश्चन उठाया था कि यहाँ कहीं ना कहीं फिर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो थोड़ा सा है ना कमज़ोर दिख रहा है। उसके बाद मैंने आपको बिल्कुल कहा होगा कि जब भी कोई ऑफिसर, उसके ऊपर जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलते रहता है तो वो इंक्वायरी यूपीएससी भी करता है अपने लेवल पे, CVC भी करता है, लेकिन CVC को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि करप्शन रोकने का काम इनका है। तो देखो जो सेकंड पॉइंट है उनके फंक्शन में, वो यही बोल रहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनके करप्शन का इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी यही करेंगे। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर ये न्यू दिल्ली में, और इनका जो एनुअल रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट जो है फिर वो सामने रखेंगे। ठीक, एक CVC को लेके एक इम्पोर्टेंट एक्ट आया था जिसको हम लोग कहते हैं विजल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। ये एक्ट क्या है पहले उसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये एक प्रोटेक्शन दे रहा है किससे, तो विजल ब्लोअर को। जैसे एग्जांपल लेंगे कि ये पर्सन करप्टेड है, इसने करप्शन किया है, इसको लेके चांदनी को पूरी तरीके से पूरा यकीन है, चांदनी के पास उसके प्रूफ्स भी है, लेकिन अब चांदनी को अगर एक्शन लेना है तो चांदनी क्या कर सकती है, तो आपको CVC के पास ही जा सकती है, कंप्लेंट डाल सकती है, मेल थ्रू डाल सकते हो आप कंप्लेंट, ठीक है, या फिर आप लेटर भी लिख सकते हो CVC को। लेकिन देखो एक दिक्कत हो जाएंगी, जब चांदनी ये सारा मतलब कंप्लेंट करेंगी तो चांदनी को अपना नाम तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना, कहाँ से है, क्या है, ये है, वो है। अब ये डिस्क्लोज हो गया। आप सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान अगर किसी भी पर्सन के करप्शन को लेके अगर वो कंप्लेंट कर रहा है, तो जिसने करप्शन किया है वो हल्का फुल्का इंसान तो है नहीं, वो खुद भारी इंसान है। और ऑफ कोर्स अगर जिसने कंप्लेंट किया है उसका पूरा मतलब जो पर्सनल डिटेल है वो अगर आउट हो गया तो भाई कहीं ना कहीं उसको एक थ्रेट हो सकता है ना। तो इससे दो बातें होगी, पहली बात तो कंप्लेंट जाएंगी ही नहीं, दूसरी बात अगर चली भी गई तो शायद उनके ऊपर इतना प्रेशर आए
कि वो खुद वो कंप्लेंट वापस ले लिए, तो जिसको हम लोग कहेंगे कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, गड़बड़ है। तो बेसिकली वो लोग जो कहीं तो कंप्लेंट्स कर रहे हैं या फिर कंप्लेंट्स करना चाहते हैं जिन्होंने करप्शन किया, उनके प्रोटेक्शन के लिए उनका नाम और बाकी डिटेल्स कहीं डिस्क्लोज ना हो, उसके लिए जो भारत सरकार ने एक एक्ट लाया है, उसी एक्ट को हम लोग कहते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। क्लियर? अब ये एक्ट से चांदनी बिल्कुल कंप्लेंट कर सकती है और जिसके खिलाफ कंप्लेंट जाएंगी उसे या बाकी और किसी को बिल्कुल पता नहीं रहेगा कि चांदनी ने ये कंप्लेंट की है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं वो कंप्लेंट्स आएंगी भी और जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर लेवल पे भी होगा, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया। सो सीवीसी को पता चलेगा बेटा, सीवीसी को ये प्रोटेक्शन क्या होगा, कौन दे रहा है? सीवीसी दे रहा है कि सीवीसी किसी भी नाम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो भी आ रही है इनके पास कंप्लेंट, सीवीसी उसको सेफ रखेंगी, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, वो उनको प्रोटेक्ट करना है चीज़ें। ठीक है, ओके। द एक्ट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर protecting the identity of whistleblowers. Then the act also provides for a system to encourage people to disclose information about corruption. लेकिन भी है, this act also lays down punishment for false complaints up to 2 years prison and a fine of ₹30,000. अगर की हुई कंप्लेंट अगर फेक निकले तो भाई गई भैंस पानी में, मामला उल्टा हो जाएगा, हमें ही जेल, हमें ही जो है वो 30,000 तक जो है वो फाइन भी है। ठीक है, अब ऑफकोर्स ये प्रोविजन इसलिए किया है कि कंप्लेंट्स भी जो है वो एवी ना है। बहुत बार क्या है कि रिवेंज लेने के लिए होते हैं, हाँ भाई मैं देख लूँगा तुझे, है ना, होता है बहुत बार ऐसे, तो उसके कारण भी होता है। तो उसके लिए ये प्रोविजन्स तो डाले हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे ही प्रोविजन्स, ये इन प्रोविजन्स के कारण कंप्लेंट्स नहीं जाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कि वो सामने वाला पर्सन बहुत पावरफुल है और वो पूरी चीज़ें खुद को बचा के, है ना, वो आपके ऊपर ही ढकेलेगा, तब जाके मतलब मामला ये हो जाएगा कि जो लोग रहेंगे नॉर्मल लोग वो इससे दूर रहेंगे। लेकिन फिर भी ये एक एक्ट बनाया, ये एक इम्पोर्टेंट मान। क्लियर ये मामला? देन इनका यूनिट वो जो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करता है, क्योंकि सीवीसी इनका काम है एसी रूम में बैठना, रास्तों पे घूमने का काम इनका है ना। जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो सीबीआई करेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगा। सो इसका भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर हम लोग देखें तो सेम है, सीवीसी और सीबीआई लगभग एक ही समय पे आते हुए हमें दिखेगा। 1963 में एक रिजोल्यूशन निकला था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और वहाँ से हमें ये इस्टेब्लिशमेंट मिलता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि इसके पहले हमने जिस यूनिट की बात की थी, स्पेशल पुलिस फॉर दिल्ली, वो जो यूनिट था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वाज आल्सो मर्ज विद द सीबीआई। मतलब 1941 का जो यूनिट था, जो 1963 तक था, वो यूनिट सीबीआई में मर्ज कर दिया गया। वो ऐसा कुछ अब सेपरेट हमें मिलता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सीबीआई जो सीवीसी का ही यूनिट है, सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। फिर मामला सेम है भाई कि अगर सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है तो फिर सीबीआई को पावर्स कहाँ से मिलते हैं? तो सेम जहाँ से सीवीसी को मिलते थे, क्या वो जो हमने दिल्ली पुलिस वाला, स्पेशल पुलिस वाला जो एक्ट देखा था, वही एक्ट सीबीआई को जो है वो पावर्स देते हैं। ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, वो 1941 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एक्ट 1946 का है, तो ये एक्ट से सीबीआई को पावर्स है। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट बातें, सीवीसी स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई 2003 को, सीबीआई आज भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। क्लियर? देन इसका कंपोजिशन तो आप छोड़ दीजिए, इसका कंपोजिशन मतलब दिल्ली से लेके तो नागपुर में जो सामान्य जो कांस्टेबल भी है ना, ये सब इनके कंपोजिशन में आ जाता है। क्योंकि जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करता है, अब समझ के चलिए कि सीबीआई के हाथ में एक नागपुर की केस आ गई, तो दिल्ली से उठ के आ जाएंगे दिल्ली वाले यहाँ नागपुर, तो यहाँ आएंगे तो आपको क्या लगता है पूरा यूनिट लेके आएंगे वो यहाँ पे, पूरा फ्लाइट 120 सीटें भर के आएंगे क्या पूरा? नहीं, यहाँ जिस भी वो एरिया, मतलब समझ के चलो कि धनतोली में अगर कोई केस है तो धनतोली का जो पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन का एसपी से लेके
इंस्पेक्टर से लेके, सब इंस्पेक्टर से लेके, हेड कांस्टेबल से लेके कांस्टेबल्स, पूरा उनके अंडर में काम करेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। इसलिए मैंने क्या कहा, दिल्ली से लेके तो सामान्य कांस्टेबल, ये पूरा उनके कंपोजिशन में आता है। लेकिन उनके कंपोजिशन में जो एकदम टॉप ऑफ द ऑर्डर वाले जो ऑफिसर्स है, वो देखो कौन रहता है सबसे ऊपर। सबको डायरेक्टर्स ही कहा जाता है, लेकिन सबसे ऊपर जो रहते हैं वो रहते हैं स्पेशल डायरेक्टर। स्पेशल डायरेक्टर के नीचे फिर एडिशनल डायरेक्टर, उसके नीचे जॉइंट डायरेक्टर, उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर, इंस्पेक्टर जनरल, एसपी, और एसपी के नीचे मैंने अभी बताया आपको कि एसपी के नीचे फिर इंस्पेक्टर आ गए, सब इंस्पेक्टर आ गए, हेड कांस्टेबल आ गए, कांस्टेबल आ गए। बहुत बड़ा यूनिट ये सीबीआई के अंडर में आता है। सही में अगर एक बार यहाँ धंतोली में अगर कोई केस इनके हाथ में आ गई तो यहाँ का जो लोकल पुलिस है वो हैंडीकैप हो गए, उनके ऑर्डर से काम करना पड़ेगा फिर इनको, जो लोकल पुलिस है, क्योंकि वो अब उनका यूनिट हो गया, सीबीआई का यूनिट हो गया धंतोली पुलिस। तो ये एक बड़ा कंपोजिशन वाला यूनिट हमें मिलता है। तो यहीं पे मैं आपको लिख दूं कि ये जो डायरेक्टर है, कोर डायरेक्टर, इनका टर्म कितना है। तो इनका टर्म फिलहाल अभी 5 इयर्स है, आप नोट करके रख लेना कहीं पे, क्योंकि ये है ही नहीं। लेकिन इसके पहले ये जो टर्म था ये 2 इयर्स था। अभी 2024 के स्टार्टिंग या फिर 2023 के एंडिंग में ये पहले जो 2 साल का था उसको एक्सटेंड करके 5 साल का किया गया कि भाई जो डायरेक्टर है वो 5 साल के लिए अपॉइंट रहेंगे इस पोस्ट पे। ठीक है, 2023 तक 2 साल का टर्म था डायरेक्टर्स का, एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद 2 साल। अब उसको एक्सटेंड किया गया, एक बार अपॉइंट होने के बाद 5 साल। क्लियर? ठीक, चलो देन functions: investigating cases of corruption, bribery, misconduct, central government employees, also cases of economic law, income tax, foreign exchange, serious crimes, सारे केसेस, फिर वो क्राइम रिलेटेड है, फिर वो समझ के चलो कि इनकम टैक्स चोरी को लेके है, इकोनॉमिक लॉ को लेके है, फॉरेन एक्सचेंज को लेके है, सारी चीज़ें सीबीआई के अंडर में आती है। ठीक है, सब पे सीबीआई जो है वो काम करता है। अब सेम सीबीआई को लेके भी एक इम्पोर्टेंट एक एक्ट बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2014। पहले ये देखते हैं कि ये आर्टिकल 6A क्या है। सीबीआई के लिए जो भी एक्ट है, जो हमने देखा था कि दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स वाला एक्ट, उसको लेके एक आर्टिकल है, आर्टिकल 6A या फिर आर्टिकल था। ये 6A क्या करता था वो समझते हैं। सीबीआई जिस एक्ट से चलता है उस एक्ट का एक आर्टिकल था 6A। वो आर्टिकल बेसिकली क्या करता था वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सीबीआई का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें किसी की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल लेवल का ये इन्वेस्टिगेशन वाली सबसे अपेक्स बॉडी है। सीवीसी तो उनके ऊपर है, सीवीसी इनको ऑर्डर देंगे, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेंगी। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन को लेके एक डिस्क्रिमिनेशन हमें मिलता है आर्टिकल 6A में, और ये 6A ये आर्टिकल प्रोविज़न ये बताता था कि अगर सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अपर सेक्रेटरी है, जो अपर सेक्रेटरी मतलब ये एकदम सीनियर आईएएस ऑफिसर हो गए, जो सेक्रेटरी है, अपर सेक्रेटरी है, अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट आई और इनके खिलाफ अगर कोई भी उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना है तो अपर सेक्रेटरी के इन्वेस्टिगेशन के पहले उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से प्री परमिशन लेना ज़रूरी। अगर गवर्नमेंट परमिशन देता है तो ही वो इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे या फिर वो नहीं कर पाएंगे, ये बताता है आर्टिकल 6A सीबीआई के एक्ट का। अब ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, और इस डिस्क्रिमिनेशन को लेके इस बात को आर्टिकल 6A को किया गया था चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में। और चैलेंज ये कि भाई हम तो बातें करते हैं आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भी पर्सन रहे, फिर वो गवर्नमेंट का बंदा रहे, नॉन गवर्नमेंट का बंदा रहे, अमीर रहे, गरीब रहे, सबको लॉ समान लागू होगा, सब लॉज के सामने समान है, कोई लॉ के ऊपर नहीं। फिर लॉ अपर सेक्रेटरीज के लिए अलग कैसे? सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन करने वाला बॉडी है और वो बाकी सबका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रियोर रिकमेंडेशन, तो यहां फिर इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की क्यों परमिशन? तो इस बात को इस बेसिस पे, इस ग्राउंड पे लगा गया सुप्रीम कोर्ट में, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए कहा कि यस, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को है ना खराब कर रहा है 6A, और इसी कारण 6A जो है ये आर्टिकल ये रिपील किया गया है इनके एक्ट से।
मतलब आप सीबीआई डायरेक्टली अपर सेक्रेटरी का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजन मिला है उनको इससे, क्लियर, ठीक। ये बात हुई सीबीआई की, ठीक है। तो चलो ये दोनों बॉडीज लिखो और उसके बाद फिर आप इसके पहले जो हमने पढ़े थे स्टेट एडवोकेट जनरल वो लिखना, फिर और दो छोटे छोटे बॉडीज हैं, फिनिश।